नमस्ते बच्चों। पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे प्यूबर्टी के दौरान सामाजिक विकास कैसे होता है, यानी कि वय संधि के दौरान बच्चों का सामाजिक विकास किस तरह का होता है। आज हम बात करेंगे किशोरावस्था में ये सामाजिक विकास कैसे होता है। हालांकि किशोरावस्था का जो सामाजिक विकास है वो हमने पिछली क्लास में भी बात की थी कि वय संधि में जो सामाजिक विकास प्रारंभ हुआ है यहाँ पर वही आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ मामलों में ये प्यूबर्टी से समानता भी रखता है तो कुछ मामलों में इसमें विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। वय संधि की अवस्था के बाद ही किशोरावस्था प्रारंभ होती है और इस समय में सामाजिक विकास बड़ी तेज़ गति से होता है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास जो मंद गति में होता है। अब लड़कियों में किशोरावस्था की उम्र लगभग 13 से 18 वर्ष की और लड़कों में 14 से 19 वर्ष की पाई जाती है। इसीलिए किशोर वय के बालक बालिकाओं को हम टीन एजर भी कहते हैं। टीन एजर या किशोरावस्था इसको कहा जाता है। किशोरावस्था के अंत तक बालकों का सामाजिक विकास अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि इसके अंत पर वयस्क अवस्था है, यानी कि प्रौढ़ता, पूर्ण वयस्कता को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है और इस अवस्था के अंत आने तक सामाजिक व्यवहार बिल्कुल वैसा हो जाता है जैसा किसी भी वयस्क व्यक्ति का होना चाहिए। इसीलिए इस समय में सामाजिक व्यवहार से संबंधित उसके प्रतिमान लगभग वयस्क व्यक्तियों की तरह होने लग जाते हैं। स्टीवर्ट एवं लिवर्सन ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि बालक धूम्रपान, शराब, ड्रग्स, नारकोटिक्स, ड्राइविंग इत्यादि ऐसी क्रियाओं में इस समय में लिप्त हो जाते हैं जो कि उनके पूर्ण वयस्क होने का संकेत देती हैं। बालक की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसकी विशेषता एवं व्यवहार में भी वृद्धि होने लगती है। किशोरावस्था में बालक जो है वो अब एक बार फिर से सामाजिक कार्यक्रमों में, गतिविधियों में आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेना प्रारंभ कर देते हैं और उनके किशोरावस्था के अंत तक ये सामाजिक क्रियाएं अपने चरम पर पहुंच जाती हैं। यहाँ जो फ़र्क है वो सिर्फ इतना है कि ये सामाजिक गतिविधियाँ अभी वाकई में समाज के लिए काम आए ऐसी गतिविधियाँ नहीं होती हैं। इस समय में सामाजिक गतिविधियाँ वही होती हैं जो उनके ग्रुप के सदस्यों के साथ हों, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ में। और ये वो अवस्था है जहाँ पर न सिर्फ सेम सेक्स के बल्कि अपोजिट सेक्स के लोगों के साथ में भी उनकी दोस्ती हो जाती है और इन दोस्तों के साथ में उनकी अंतरंगता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कई बार तो सेम सेक्स के लोग दो अच्छे दोस्त बन जाते हैं, चाहे दो लड़के या दो लड़कियां, और कई बार अपोजिट सेक्स के लोग भी दो अच्छे दोस्त बन जाते हैं और यही दोस्ती धीरे धीरे उनकी अंतरंगता को बढ़ा देती है और हो सकता है आगे चल करके वो प्रेम में बदल जाए और फाइनली वयस्क होते होते तक वो ये भी निर्णय ले लें कि हम आपस में विवाह करेंगे। तो इस तरह से यहाँ की जो इस अवस्था की जो सामाजिकता है इसके मायने थोड़े से अलग हैं। ये समाज के लिए कम और स्वयं के फायदे के लिए ये सामाजिकता का विकास अभी ज़्यादा है। किशोरावस्था में बालक में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण ज़्यादा होता है और अब बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाने का प्रक्रिया चालू हो जाती है। पिक्चर्स, पार्टीज़, घूमना फिरना, इस तरह के शौक़ जो हैं वो न सिर्फ विकसित होते हैं बल्कि दोस्तों के साथ में उनको पूर्ण भी किया जाता है। किशोरावस्था के कुछ बालक कभी छोटे छोटे सामाजिक समूहों के भी सदस्य बन जाते हैं जिनको क्लिक्स कहा जाता है और आपस में जो सेम सेक्स के बच्चों में जो दोस्ती होती है, घनिष्ठ मित्रता हो जाती है, उनको चम्स भी कहा जाता है। लड़के लड़कों को और लड़कियां लड़कियों को अंतरंग मित्र बना लेते हैं और ये अंतरंगता इतनी बढ़ती है कि वो अपने दिल की हर अच्छी बुरी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी परेशानी, हर बात
उन दोस्तों के साथ में शेयर करते हैं। और जो ये समूह बनते हैं इस समय में, वो अधिकांशतः वैसे ही समूह होते हैं जिनके इंटरेस्ट एक सरीखे हों, जिनकी आदतें, जिनके इंटरेस्ट, जिनका व्यवहार इत्यादि ज़्यादातर एक समान ही होता है। किशोरावस्था में जैसे जैसे किशोर की आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसको सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर ज़्यादा प्राप्त होता है। फलस्वरूप उसमें सामाजिक सूझ या अंतर्दृष्टि बढ़ती जाती है और अब वो सामाजिक परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण अच्छे ढंग से करने लगता है। आयु बढ़ने के साथ में उसकी झगड़ालू प्रवृत्ति भी अब धीरे धीरे कम हो जाती है। जो एंटी सोशल बिहेवियर प्यूबर्टी में स्टार्ट हुआ था वो किशोरावस्था में, अर्ली एडोलेसेंस में तो वो अपने चरम पर पहुंचता है, लेकिन लेट एडोलेसेंस आते आते तक फिर धीरे धीरे ये प्रवृत्ति कम होने लग जाती है। और इसका मुख्य कारण है कि अब वो अपने शारीरिक परिवर्तनों के साथ में भी समायोजन कर चुके होते हैं और जो नए सोशल रोल उनको मिले हैं, जो नया सामाजिक रूप उनका अब बदला है, उसको भी अब वो धीरे धीरे स्वीकार कर लेते हैं। अब उनको ये रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ, अब हमारा बचपन ख़त्म हो गया है और अब हम जवान हो गए हैं। अब हमको समाज में अगर रहना है तो सामाजिक तौर तरीक़ों को सीखना होगा, उनके अनुरूप व्यवहार करना होगा। तो धीरे धीरे अब वो जो एंटी सोशल बिहेवियर है वो कम हो जाता है। वो अपनी किशोरों की टोली को छोड़ देते हैं, इसलिए उनके जो क्लिक्स होते हैं वो भी टूटने लगते हैं, सामाजिक परिपक्वता आ जाती है और इस किशोरावस्था के अंत आते आते तक वो अपनी स्वयं की जिम्मेदारियों का वहन करने में काफ़ी हद तक सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि इस समय तक करियर का भी डिसीजन लेने का समय आ जाता है कि क्या सब्जेक्ट लिया जाएगा, क्या पढ़ना है, मुझे आगे क्या करना है। तो काफ़ी कुछ पिक्चर उन लोगों के दिमाग में क्लियर होने लगता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, ये तो हमने बात की सामाजिक विकास। एक बार पूर्ण वयस्कता को प्राप्त हो गए उसके बाद में तो हमें किसी से कुछ ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अपने आप ही व्यक्ति अपने आप को समाज के बंधनों से बंधा हुआ पाता है, उसके अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है और अकॉर्डिंगली ही वो बिहेव करता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि इस सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले कुछ कारक, फैक्टर्स ऐसे कौन कौन से हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। इसमें सबसे पहला, सबसे मुख्य बात है स्वास्थ्य। अगर बालक स्वस्थ है तो उसका सामाजिक विकास भी अच्छा होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, तो वो सबके साथ में उसका व्यवहार अच्छा होता है, उसको ज़्यादा लोगों के साथ में मिलने जुलने, खेलने कूदने का अवसर मिलता है। इस कारण से उसका सामाजिक विकास भी बेहतर होता जाता है। फिर शारीरिक रचना एवं गठन, किस व्यक्ति का फिजिक कैसा है, उसकी शारीरिक रचना कैसी है, इसके ऊपर भी उसका सामाजिक स्वास्थ्य, सामाजिक विकास काफ़ी हद तक निर्भर करता है। क्यों कि एक कमज़ोर छोटे कद के बालक को लोग बाग अपने साथ या बच्चे अपने साथ खिलाना पसंद नहीं करते, जबकि एक अच्छे कद काठी वाला जिसका डील डोल अच्छा हो, शारीरिक सौष्ठव जिसका बढ़िया हो, ऐसे बच्चे के साथ में, ऐसे लड़के के साथ में सब कोई खेलना पसंद करते हैं। इसी तरह से लड़कियों के साथ में कि जिन लड़कियों के जो दिखने में ज़्यादा अच्छी होती हैं, हर कोई उनको अपना दोस्त बनाना चाहता है, उनको अपने ग्रुप में शामिल करना चाहता है। तो इस तरह से शारीरिक रचना एवं गठन का भी एक बहुत बड़ा रोल है। हालांकि हमेशा ये बात सही नहीं होती है। इसका ये मतलब नहीं होता कि जो सांवले हैं या जिनका डार्क कॉम्प्लेक्शन है या जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है उनके कोई मित्र नहीं होते। हाँ, ये ज़रूर है कि कंपैरेटिवली कम हो सकते हैं या लेट बनेंगे, क्योंकि जब तक लोग बाग उनके करीब नहीं आएंगे, उनके साथ समय नहीं बिताएंगे, तब तक वो उनके व्यवहार को जान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तब तक हो सकता है वो तो डिले ज़रूर हो सकता है शारीरिक सौष्ठव के कारण, लेकिन बिल्कुल
सामाजिक विकास हो ही ना, ऐसा नहीं होता है, पर फिर भी ये एक बहुत बड़ा कारण तो है ही। और फिर बात आती है पारिवारिक वातावरण की, कि घर में कैसा वातावरण मिल रहा है। अगर घर में माता पिता का आपस में व्यवहार अच्छा है, बच्चों की देखभाल अच्छी तरह से करते हैं, उनको सही समय पर उचित उनकी मांगों को पूरा भी करते हैं और उनको उचित व्यवहार की शिक्षा भी देते हैं, तो ऐसे बच्चों का सामाजिक विकास भी ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उनको पता है कि गलत बात पर हमारे माता पिता हमारे को अगर डांटेंगे तो हम सही काम करेंगे तो हमें प्यार भी उतना ही मिलेगा। फिर माता पिता, इसमें जो मुख्य बातें हैं पारिवारिक वातावरण के अंतर्गत, इनमें माता पिता का अपने बच्चों के साथ में कैसा संबंध है उस पर भी निर्भर करता है, कि वो ऐसा तो नहीं कि किसी बच्चे से ज़्यादा प्यार करें, किसी से कम इत्यादि। और फिर माता पिता का आपस में संबंध कैसा है। अगर वो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, ढंग से बात नहीं करते, तो अपने बच्चों पर भी उस चीज़ का प्रभाव पड़ता है, बच्चों का सामाजिक विकास भी उससे प्रभावित होता है। फिर जन्म क्रम एवं भाई बहनों का आपस में संबंध, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि जो अकेला बच्चा होता है उसका सामाजिक व्यवहार कंपैरेटिवली कम हो पाता है, जबकि 2 बच्चे या 3 बच्चे अगर होते हैं तो उसका भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो बड़ा है उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, वो अपने आप ही छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारियाँ समझने लगता है। इसी तरह से जो छोटे भाई बहन होते हैं वो भी, उनको भी मालूम होता है कि हमें अपने बड़े भाई का कहना मानना है या बड़ी बहन का कहना मानना है। और प्लस एक दूसरे से कितना ये प्यार करते हैं, कितना एक दूसरे के बारे में चिंता करते हैं, उन सब बातों से भी बच्चे का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। फिर परिवार का आकार, साइज़, बहुत ज़्यादा बड़ा परिवार होगा उतना ही सामाजिक विकास ज़्यादा अच्छे ढंग से होगा। परिवार का आकार जितना छोटा होता है उतना ही सामाजिक विकास पर उसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। और फिर परिवार का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर, जितनी संपन्नता घर में होगी, जितना माता पिता अपने बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे, उतना बच्चों में सामाजिकता का विकास हो जाता है, आपस में सहयोग की भावना इत्यादि उतना ही बढ़ पाता है। जब अगर घर में खाना खाने के लिए ही पूरा ना हो तो उसमें क्या कोई शेयरिंग कर पाएगा, कैसे सीख पाएगा कि नहीं मुझे अपने छोटे भाई बहनों के साथ में भी मिल बांट करके खाना है। तो सामाजिक और आर्थिक स्तर भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल इसमें अदा करते हैं। तो ये तो कुछ ऐसी बातें थी जो पारिवारिक वातावरण से जुड़ी हुई थी। इसके बाद में आगे बात हम करते हैं पड़ोस का वातावरण। घर के बाहर जो है वो आस पड़ोस का वातावरण कैसा है, इसके ऊपर भी सामाजिकता, अगर पास पड़ोसियों के साथ में ही बनती नहीं या पास पड़ोसियों का व्यवहार अच्छा नहीं है तो बच्चों का भी सामाजिक व्यवहार उतना बढ़िया नहीं हो पाता है। इसी तरह से विद्यालय का वातावरण, स्कूल किस तरह के हैं, स्कूल में शिक्षक किस तरह के हैं, उनका अपने बच्चों के साथ में, अपने विद्यार्थियों के साथ में कैसा व्यवहार है, इन सब बातों का भी बच्चे के सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। अगर शिक्षक उनको अच्छी शिक्षा देते हैं, आपस में खेलकूद की भावना को प्रोत्साहित करते हैं, अनुशासित करते हैं, उनको कर्तव्य का बोध करवाते हैं और उनमें नैतिक शिक्षा का उनमें अगर विकास करवाते हैं, आकर्षक तरीके से पढ़ाते हैं, तो निश्चित ही बालक में भी अच्छे गुणों का विकास होता है। खेल कूद, वाद विवाद, आशुभाषण, निबंध, लेख इत्यादि कार्यक्रमों में अगर बच्चों को भाग लेने का अवसर दिया जाता है, अगर उनके आयोजन किए जाते हैं, तो इस कारण से बच्चे में एक सोशल इंसाइट यानी कि सामाजिक अंतर्दृष्टि और सामाजिक प्रत्यक्षीकरण बढ़ता है। इसके फलस्वरूप बालक अनेक सामाजिक व्यवहार के प्रतिमानों को सीखता है। विद्यालय में ही बच्चे को त्याग, बलिदान, उदारता, सहिष्णुता, प्रेम, सहयोग, आत्मनिर्भरता, कर्तव्यनिष्ठता, उत्तरदायित्व इत्यादि के गुणों को सीखने का मौका मिलता है। और फिर बात आती है बुद्धि की, इंटेलिजेंस। जितना तीव्र बुद्धि वाला बालक होगा वो उतना ही जल्दी चीज़ों को समझ लेता है, उनके अनुरूप अपना व्यवहार वो करता है, उसका सामाजिक विकास उतना ही तेज़ गति से होता है।
फिर खेल एवं मनोरंजन के साधन। बालक के सामाजिक विकास में इन खेल एवं मनोरंजन के साधनों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिस बालक को स्वस्थ मनोरंजन जितना ज़्यादा उपलब्ध होगा, उसका सामूहिक खेलों में भाग लेने का जितना ज़्यादा अवसर मिलेगा, उसका सामाजिक विकास उतना ही अच्छा होता है। इसके विपरीत जिन बच्चों को मनोरंजन के पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं होते, उनमें सामाजिक गुणों का विकास भी ठीक ढंग से नहीं हो पाता। वो अक्सर अकेले रहते हैं और खाली दिमाग होने के कारण से उनमें शैतानी गतिविधियों की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा जाता है। लड़ाई झगड़ा मारपीट इत्यादि बातों में उनका अधिक ध्यान जाने लगता है। और फिर बालक का व्यक्तित्व, किसी बच्चे की अपनी पर्सनैलिटी कैसी है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो होते हैं उनका सामाजिक विकास भी कम होता है। जबकि बहिर्मुखी व्यक्तित्व वो लोगों से अधिक संपर्क में रहते हैं और हंस करके लोगों के सामने आते हैं, तो इस कारण से उनका सामाजिक विकास भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो फिर सोशल ऑर्डर क्या है, सामाजिक व्यवस्था क्या है। बालक का व्यवहार अपने समाज और देश की संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, मूल्यों और आदर्श पर भी निर्भर करता है। देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व्यवस्थाओं का प्रभाव बाल मन पर गहरा पड़ता है और यही कारण है कि हर देश के बालक का सामाजिक विकास अपनी तरह में अपने आप में एक अनूठे ढंग का होता है। फिर संवर्धन अभिप्रेरक, एफिलिएशन मोशन, स्वीकार किए जाने की प्रबल इच्छा, डिज़ायर टू बी एक्सेप्टेड, संवर्धक अभिप्रेरक कहलाती है। ये गुण जिस बालक में जितना ज़्यादा होता है, उसमें सामाजिक गुणों का विकास उतना ही अधिक होता है। जो बालक मित्र मंडली, साथी समूह, परिवार के सदस्यों, कक्षा के साथियों के साथ में जितना ज़्यादा समय बिताते हैं, उनके बीच में इस सोशल एक्सेप्टेंस की भावना उतनी ज़्यादा प्रबल हो जाती है। और फिर साथी समूह, पीयर ग्रुप, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इस पीयर ग्रुप में जो गैंग कहलाती है, इसमें बच्चे का सामाजिक विकास सबसे ज़्यादा होता है। वहीं पर बालक अपने साथियों से पढ़ाई लिखाई, संस्कृति, सभ्यता और अच्छे सामाजिक गुण उनसे सीख पाता है। अगर बालक के साथी समूह की संख्या अधिक है तो सामाजिक विकास और ज़्यादा तेज़ी से होता है, क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में समायोजन बैठाना होता है। और अगर साथी समूह का कार्य, व्यवहार, चरित्र, आचरण और स्वभाव ठीक नहीं है, तो बालक में भी उसका जो नेगेटिव असर है वो भी बच्चे में आता है। तो ऐसा बच्चा फिर खुद भी झूठ बोलना, चोरी करना, गाली गलौज इत्यादि गलत आदतें सीख जाता है। और अंत में जो आता है वो है संवेगात्मक व्यवहार, इमोशनल बिहेवियर। बालक का संवेगात्मक व्यवहार भी उसके सामाजिक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। जो बालक बात बात पर रूठ जाता है, चिढ़ता है, रोने लग जाता है, हठी या जिद्दी होते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं, संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं, वो समाज में कतई लोकप्रिय नहीं हो सकते। वो अपने साथियों के साथ में कभी भी लोकप्रिय नहीं हो सकते, क्योंकि लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं। जो मिलनसार बच्चे होते हैं, संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं, हंसमुख होते हैं, ऐसे बच्चों के साथ ही बाकी सब भी खेलना पसंद करते हैं, उनको अपने साथ रखना पसंद करते हैं। इन सब बातों से ये स्पष्ट होता है कि बालक के सामाजिक विकास में ऐसे बहुत सारे कारक हैं जो जिम्मेदार होते हैं, जिनके ऊपर बच्चों का सामाजिक विकास निर्भर करता है। उचित वातावरण मिलने पर ही कोई भी बालक का सामाजिक विकास जो है वो बेहतर ढंग से हो सकता है और वो अपने में सद्गुणों का विकास करके अपने देश का एक जिम्मेदार नागरिक बनता है। आज हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगली क्लास में किसी नए चैप्टर के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहिए।